नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द जीनियस स्टडी में। दोस्तों, आपके लिए स्पीडी सामान्य अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें आज पार्ट 7 है। इससे पहले मैं इसका 6 पार्ट बना चुका हूँ। उस सब वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें पढ़ेगा हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसका लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तिरंगा के बीच में एक चक्र है, जिसका रंग नीला है तथा जिसे 24 तिलिया है। तिरंगा के बीच एक चक्र है, जिसका रंग कैसा है तो नीला है, जिसमें कितना तिलिया है, उसमें 24 तिलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया थे। राष्ट्रीय ध्वज कौन निर्माण किया था? पिंगली वेंकैया ने निर्माण किया गया था। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। आम लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 ईस्वी से प्रदान की गई है। आम लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति कब से दिया गया है? 26 जनवरी 2002 से दिया गया है। भारत के झंडा गीत विश्व विषय तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्यामालाल गुप्त पार्षद ने की। भारत के झंडा गीत कौन है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। इसका रचना कौन किया है? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने किया है। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह फाल्गुन होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन होता है? तो चैत होता है, और अंतिम महीना कौन होता है? फाल्गुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से अंकित है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र है, जो कि कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया। राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा गया सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में कितना सिंह है? 4 सिंह है, लेकिन दिखता कितना है? 3 ही दिखता है। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसका अध्यक्ष पंडित विशन नारायण दत्त, में गाया गया। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उस समय अध्यक्ष कौन था? पंडित विशन नारायण दत्त था। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा जिसे 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगते हैं। राष्ट्रगान गाने में कितना सेकंड लगता है? 52 सेकंड लगता है। बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगीत स्वीकार किया। बांग्ला साहित्य बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगीत स्वीकार किया। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? 1882 ईस्वी में हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया।
जिसका अध्यक्ष था रहमतुल्लाह सयानी। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया, जिसका अध्यक्ष कौन था? रहमतुल्लाह सयानी। राष्ट्रगीत के प्रथम गायन पंडित ओमकारनाथ ठाकुर थे, जिसकी धुन जादूनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक पंडित ओमकारनाथ ठाकुर थे, जिनकी धुन जादूनाथ भट्टाचार्य ने बनाई। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद कौन किया है? अरविंद घोष ने किया है। तथा उर्दू अनुवाद किसने किया है? तो आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। राष्ट्रगीत गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकंड लगता है। राष्ट्रगीत गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से होता है तथा समापन किससे होता है? वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय पुष्प कौन है? कमल, जिसे वैज्ञानिक नाम है निलंबो निसिफेरा गार्टन है। राष्ट्रीय पुष्प है कमल, जिसका वैज्ञानिक नाम है निलंबो निसिफेरा गार्टन। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टेटस। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। वैज्ञानिक नाम क्या है? पावोक्रिस्टेटस। राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास। राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास। राष्ट्रीय फल क्या है? आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय फल क्या है? आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंथालेनिस है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंथालेनेंसिस है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है। नेक्स्ट है बजट तथा वैट। बजट शब्द फ्रेंच शब्द बजट से बना है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। बजट शब्द फ्रेंच शब्द है, बजट से बना है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। सबसे पहले 1803 में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय व्यय के रूप में प्रारंभ किया गया। सबसे पहले 1803 ईस्वी में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय व्यय के रूप में प्रारंभ किया गया था। बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। बजट का प्रारंभ कहाँ माना जाता है? इंग्लैंड में माना जाता है। नेक्स्ट है भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन को माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को माना जाता है। बजट समवर्ती सूची में आता है। बजट किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में आता है। बजट लोकसभा में पेश की जाती है। बजट कहाँ पे पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को पेश करता है, जिसका रचना का दायित्व वित्त मंत्रालय पर होता है। सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को पेश करता है, जिसका रचना का दायित्व वित्त मंत्रालय पर होता है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। भारत का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग एक वर्थ समिति की संस्तुति पर 1924-25 में किया गया। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग एक वर्थ समिति की संस्तुति पर 1924-25 में किया गया। वर्ष 2017 में भाजपा सरकार द्वारा रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। वर्ष 2017 में भाजपा सरकार द्वारा रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 ईस्वी के R.K. शर्मा शेट्टी ने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 जनवरी 1947 ईस्वी को R.K. शर्मा शेट्टी ने पेश किया। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। किसको वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ था? जॉन मथाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई 10 बार थे। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई थे, जो कितने बार पेश किया? को टोटल 10 बार पेश किया। भारत सरकार ने बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर बजटीय घाटा कहलाता है। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? बजटीय घाटा कहलाता है। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 ईस्वी को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था।
आउटकम बजट पहली बार कब पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था? 25 अगस्त 2005 ईस्वी को। शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या है? हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987-88 में पेश किया था। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम कौन जारी किया था? राजीव गांधी ने जारी किया था 1987-88 में। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल कहाँ पे पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, जिसको राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट तैयार करने का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने का उल्लेख है? अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकारों के बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दी गई है। राज्य सरकारों के बजट के संबंध में व्यवस्था किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 202 अनुच्छेद में दिया गया है। भारत में वैट अप्रत्यक्ष कर की संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने की थी। भारत में वैट अप्रत्यक्ष कर की संस्तुति 1976 ईस्वी में किसने किया था? लक्ष्मीकांत झा समिति ने किया था। वैट का संबंध बिक्री कर व्यापार कर से था। वैट का संबंध किससे था? बिक्री कर व्यापार कर से था। वैट मूल्य वर्धित कर को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश फ्रांस 1954 ईस्वी में है। वैट मूल्य वर्धित कर को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन है? फ्रांस है, जिसको कब लागू किया था? 1954 ईस्वी में लागू किया था। भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 ईस्वी में लागू हुआ। भारत में वैट कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2005 ईस्वी को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैट सबसे पहले हरियाणा में तथा सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। वैट सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? हरियाणा में लागू किया गया था। और सबसे अंत में कहाँ लागू किया गया? उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। भारत में सेवा कर 1994-95 में प्रारंभ हुआ। भारत में सेवा कर कब प्रारंभ हुआ? 1994-95 में। मॉडवेट संशोधित मूल्य वर्धित कर को 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को सैनवेट में परिवर्तित किया गया था, जो उत्पादन शुल्क पर कर से संबंधित था। मॉडवेट संशोधित मूल्य वर्धित कर को 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को सैनवेट में परिवर्तित किया गया था, जो उत्पादन शुल्क कर से संबंधित था। कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु चलैया समिति का गठन 1991 ईस्वी में हुआ। कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु किस समिति का गठन 1991 ईस्वी में हुआ था? चलैया समिति का गठन 1991 ईस्वी में हुआ था। राजकोषीय नीति सरकार की प्राप्ति, राजस्व और व्यय से संबंधित है। राजकोषीय नीति सरकार की प्राप्ति, राजस्व और व्यय से संबंधित है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा ज्ञान। हिंदी भाषा ज्ञान संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मान्यता प्रदान की गई। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मान्यता प्रदान की गई। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरी बांग्ला है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी है तथा दूसरा कौन है? बांग्ला है। नेक्स्ट है, भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। भारत को तेलुगु भाषा को क्या कहा जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के अष्टम अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई, जबकि मूल में 14 थी। संविधान के अष्टम अनुसूची में कितनी भाषा है? 22 भाषा है, लेकिन शुरू में मूल में कितना था? मात्र 14 भाषा था। राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजी खेर थे। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1955 ईस्वी में किया गया था, जिसका अध्यक्ष कौन था? बीजी खेर था। हिंदी दिवस 14 सितंबर तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है।
अंग्रेजी को नागालैंड एवं मेघालय में तथा उर्दू को जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अंग्रेजी को कहाँ राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? तो नागालैंड और मेघालय में, तथा उर्दू को जम्मू कश्मीर में मान्यता प्राप्त है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, जिन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है इसे। आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को माना जाता है। आधुनिक युग की मीरा के रूप में किसे माना जाता है? महादेवी वर्मा को, तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। नेक्स्ट है संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि हैं। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि है। विश्व का आदि कवि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को माना जाता है एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में, जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। रामायण मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जबकि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? बड़ा महाकाव्य कौन है? पृथ्वीराज रासो, जिसको क्वेश्चन लिखा है चंद्रवरदाई ने लिखा है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास थे। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। नेक्स्ट है हिंदी भाषा को इंडो यूरोपियन से संबंधित है। हिंदी भाषा किससे संबंधित है? इंडो यूरोपियन से संबंधित है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। कालिदास भारत का क्या कहलाते हैं? शेक्सपियर कहलाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहा जाता है? सुकुमार कवि कहा जाता है। विश्व का सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। विश्व का सबसे प्राचीन भाषा कौन है? सुमेरियन है, जो कि चीन में बोला जाता है। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्था हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में अवस्थित है। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्था कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ स्थित है? शिमला में स्थित है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट 1792 है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है? चार्ल्स ग्रांट 1792 में। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है, तथा कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। हिंदी में असुलिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं। हिंदी में असुलिपि का जन्मदाता कौन है? राधेलाल द्विवेदी। प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु थे। प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? मनु थे। नेक्स्ट है देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में किया था। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसका स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने कब कराया था? 450 ईस्वी में कराया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल पाल ने 9वीं शताब्दी में की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? पाल वंश का शासक धर्मपाल ने किया था, जो कि 9वीं शताब्दी में किया था। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में कब हुआ था? 1975 में 1975 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। विश्व के वेटिकन सिटी में विश्व की सभी भाषाएं मान्य हैं। कहाँ पे विश्व की सभी भाषाएं मान्य हैं? वेटिकन सिटी में।